गुड इवनिंग एवरीवन। एक पड़ाव से मैं अनीता राय, आप सभी को मेरा नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन। शब्दों की बात सीरीज 94 में आप सभी का वेलकम है। और आज के हमारे सेशन का टॉपिक है सेंसरी एंड बिहेवियर। एंड टुडे वी हैव आवर स्पेशल गेस्ट विद अस मिस्टर मनीष समनानी. He has completed his graduation in OT in the year 2000 and post graduation in pediatric OT in the year 2005 with gold medal. He is the clinical director of Soch Gurgaon, India, and also manages a multidisciplinary team of therapists. He is having more than 22 years experience of clinical expertise in subject. His story is not end here. He is also an author, mentor, trainer, researcher, and yes, occupational therapist. So, sir, a very good evening and a warm welcome to you on the platform of Ek Padav. Evening, and thank you for this invitation. I look forward to the program. Definitely, sir. So, sir, today our topic is sensory and behavior. So, my first question is, what is sensory processing? Please, आप हमारे viewers को बताइए कि sensory processing होता क्या है? Right. Basically, हमारी बॉडी में बहुत सारे सेंसरी सिस्टम्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं राइट फ्रॉम बर्थ, एंड एवरीबडी हैज इट. सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ स्मेल, sense of hearing, sense of taste. As per the theory of sensory processing, there are few more sensory systems that are available to all of us, but we may not realize them. One is a sensation of your muscles and joints, and one is your sensation of movement or balance, you could say. इन दोनों सेंसरी सिस्टम्स को साथ में जोड़ते हुए जो बाकी यूजुअल सेंसरी सिस्टम्स हैं, ये सारे सिस्टम्स हमारे बॉडी में काम करते हैं एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की तरह. इनकमिंग इंफॉर्मेशन आती है, सेंसरी इंफॉर्मेशन, चाहे वो लाइट हो, साउंड हो, टच हो, टेस्ट हो, और फिर उस सेंसरी इंफॉर्मेशन को हमारे सेंसरी सिस्टम्स के थ्रू प्रोसेस किया जाता है, और उन प्रोसेस को करने के बाद अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स ब्रेन को पता चलता है कि कौन सा देना है. So brain will take a response, will command the muscle to take the response, but the sensory system is responsible to process and feed the correct information. Right? So that is what sensory processing is. तो सर, जैसा कि हमारा टॉपिक है आज का सेंसरी एंड बिहेवियर, तो बहुत बार जैसे हम अपने स्टूडेंट्स में भी देखते हैं, और ये सेंसरीज किस तरह से बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं, प्लीज सर ये हमें बताइए. बहुत जरूरी है ये क्वेश्चन हमारे व्यूअर्स को जानना. Right. So basically, behavior external manifestation है, symptom है, ऑब्जर्वेबल चीजें हैं जो बाहर से आपको दिखाई दे सकती हैं. आप उनको देख पाते हैं, आप उनको महसूस कर पाते हैं कि सामने वाला पर्सन ये बिहेव कर रहा है. हो सकता है जंपिंग कर रहा है, हो सकता है बहुत ज्यादा एक्सेसिव रनिंग कर रहा है, अग्रेशन कर रहा है, दूसरे की पिटाई कर रहा है, हो सकता है. जो हमें नहीं दिखता है वो ये है कि सेंसरी प्रोसेसिंग की वजह से ब्रेन और बिहेवियर का एक कनेक्शन बना हुआ है. इनफैक्ट जो बिहेवियर आप बाहर से देखते हैं वो क्लियरली ये दिखाता है कि आपकी अंदर सेंसरी प्रोसेसिंग कैसी चल रही है. राइट? तो बिहेवियर और सेंसरी प्रोसेसिंग बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. बिहेवियर एक्सटर्नल है, उसका अंडरलाइन कॉज सेंसरी प्रोसेसिंग है. सेंसरी प्रोसेसिंग बहुत इंटरनल है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन बिहेवियर से आप अंदर की ब्रेन की फंक्शनिंग को जज कर सकते हैं. राइट? सो सेंसरी प्रोसेसिंग और बिहेवियर एक अंडरलाइन कॉज और एक एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन की तरह जुड़े हुए हैं. तो सर, जब ये बिहेवियर्स होते हैं, लाइक कोई भी स्टूडेंट्स है, अगर वो जंपिंग कर रहे हैं, ये हैंड प्लिफिंग कर रहे हैं या रॉकिंग कर रहे हैं, बहुत बार स्टूडेंट्स बैठ के ऐसे बहुत अपनी बॉडी रॉक करते हैं, तो इस टाइम पे क्या मैनेजमेंट हो सकते हैं इस बिहेवियर्स के लिए, इन बिहेवियर्स के लिए जो इन द मीन टाइम स्टडी टाइम में या एकेडमिक में उनको अकर हो जाते हैं, तो उस टाइम पे हम क्या मैनेजमेंट दे सकते हैं स्टूडेंट्स को? राइट. सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए कि अभी जो हम देख रहे हैं, जिसको हम बिहेवियर कहते हैं, उसका वजह या
रूट कॉज क्या है, ये जानना या समझना जरूरी इसलिए है कि अगर आपने रूट कॉज ये समझा है कि ये चाइल्ड का बिहेवियर है, चाइल्ड ऐसे कर रहा है, चाइल्ड कुछ करना ही नहीं चाहता है, चाइल्ड यहाँ से भागना चाहता है, चाइल्ड पढ़ाई नहीं करना चाहता है, या हमारी बात डेलिबरेटली मानना नहीं चाहता है, अगर आप ये मान के चल रहे हैं तो आप चाहे अनचाहे कुछ और ढंग से ट्रीटमेंट देंगे, उसे सुधारेंगे, ठीक करेंगे, करेक्ट करेंगे, उसको कंसिक्वेंस बताएंगे, बताएंगे कि क्या अगर आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, आप इस तरीके के ट्रीटमेंट में चले जाएंगे जो कि गलत होगा। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग सही है और ये है कि ये जो इशू हमें दिख रहा है बाहर से, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट है कि अंदर की सेंसरी प्रोसेसिंग शायद इस समय सही नहीं चल रही है, कुछ ऐसा हो रहा है ब्रेन में जो इनके बिहेवियर को चेंज कर दे रहा है। ये चाइल्ड बिहेवियर नहीं कर रहा है, इनके बिहेवियर की जो चेंजेस हैं वो ब्रेन के अंदर सेंसरी प्रोसेसिंग चेंजेस की वजह से दिखाई दे रहे हैं। अगर ये अंडरस्टैंडिंग है तो आप सेंसरी प्रोसेसिंग को ट्रीट करना चाहेंगे, जो कि सही तरीका होगा। और सेंसरी प्रोसेसिंग को ट्रीट करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के साथ एक अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए, कंसल्टेशन होना चाहिए, असेसमेंट होना चाहिए, टू अंडरस्टैंड कि सेंसरी प्रोसेसिंग में कौन से सेंसरी सिस्टम में इशू दिख रहा है। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स होती है। ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स का मतलब ये नहीं है कि आप ब्लड टेस्ट कराएंगे, आप स्कैन कराएंगे। थेरेपिस्ट के क्लिनिकल टेस्ट अपने अलग होते हैं। जो थेरेपिस्ट ट्रेंड हैं सेंसरी इंटीग्रेशन में, सिर्फ वही लोग इन टेस्ट को कर सकते हैं। अगर वो ये टेस्ट करते हैं और उसके साथ साथ वो टेस्ट के साथ जो सिम्टम है उनको जोड़ते हैं, उनके साथ एक कनेक्शन बनाते हैं, पैटर्न बनाते हैं, और फिर वो कनेक्शन और पैटर्न पेरेंट्स को भी दिखाया जाता है, पेरेंट को भी बताया जाता है। अगर आपका थेरेपिस्ट ये कर पा रहा है, अगर वो ये समझा पा रहा है कि आपके सिम्टम और आपके सेंसरी प्रोसेसिंग में क्या कनेक्शंस हैं, तो आपके लिए फिर सेकंड स्टेप होगा ट्रीटमेंट का कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज, कुछ ऐसी टेक्निक, कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ हम उसे कहते हैं सेंसरी मोटर एक्टिविटीज। एक्टिविटीज तो हैं, बट कोई भी एक्टिविटी करने से नहीं बात बनती है। सेंसरी मोटर एक्टिविटीज करने से सेंसरी प्रोसेसिंग को ठीक किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है, उनको बेटर बैलेंस्ड वे में बनाया जा सकता है। तो सेंसरी प्रोसेसिंग एक एक्टिविटी बेस्ड ट्रीटमेंट है। इसमें इंटरेक्शन की बड़ी जरूरत पड़ती है, चाइल्ड के साथ भी, पेरेंट्स के साथ भी। तो सर हमारे जो पेरेंट्स हैं जो बच्चे हैं उनके साथ जब हम इस तरह से बिहेवियर्स अगर होते हैं, तो उस टाइम पे कोई और अगर आप इम्पोर्टेंट मैसेज अगर हमारे पेरेंट्स के साथ शेयर करना चाहें हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। एज ए पेरेंट सबसे पहले तो हमें ये समझना है और समझाना है पेरेंट्स को कि जब बच्चे सेंसरी इश्यूज दिखाते हैं तो आपको अपना बैलेंस, अपनी बिहेवियर, अपने कंट्रोल को लूज नहीं करना है। अगर हम खुद ही उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, खुद को, अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, चाहे हम इमोशनली हो या अपसेट वाइज हो, फ्रस्ट्रेशन हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिहेवियर अगर सोशल सिचुएशन में हो तो हम बड़े प्रेशर में आ जाते हैं उस सोशल सिचुएशन की वजह से कि हम रिएक्ट करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और जब हम रिएक्ट करते हैं तो वो रिएक्शन यूजुअली नेगेटिव होते हैं, क्योंकि हमने उनको बहुत अच्छे से उन पर कंट्रोल, उनके ऊपर बहुत अच्छे से उसको रिफाइन करके नहीं रिएक्ट किया है। हमने जो भी मोमेंट में रिएक्शन बनता है वो किया है। रिएक्शंस नेगेटिव होने से चाइल्ड के अंदर नेगेटिव बिहेवियर्स और इंक्रीज होते हैं। अगर हम चाइल्ड को ऐसी चीज के लिए करेक्ट कर रहे हैं जिस चीज का उनका उस चीज के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, सेंसरी प्रोसेसिंग ब्रेन के अंदर हो रही है, चाइल्ड डेलिबरेटली नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर उसको उस बात के लिए डांटा जा रहा है
या डिसिप्लिन किया जा रहा है या पनिशमेंट दी जा रही है, तो उससे उसके ब्रेन को और उसके बिहेवियर को और भी नेगेटिव चेंजेस फेस करने पड़ेंगे। अल्टीमेटली ये एक विशियस साइकिल बन जाएगा, जिसमें हम कहेंगे कि सेंसरी इश्यूज है तो बिहेवियर है, बिहेवियर है तो रिपरकशन है, रिएक्शन है पेरेंट का, और रिपरकशन रिएक्शन ऑफ द पेरेंट की वजह से नेगेटिविटी आती है, और नेगेटिविटी की वजह से फिर से बिहेवियर आ जाता है। राइट, सो पहला चीज तो ये है कि पेरेंट ये क्या क्या ऐसा कर सकता है कि वो कैसे अपने आप को बहुत रेजिलियंट बना सकता है, अपने आप को स्ट्रेस और इमोशन से डील करने के लिए और कैसे स्ट्रांग बना सकता है। स्ट्रेस और इमोशन जैसी एडवर्स चीजों से डील करने के लिए ऑफ कोर्स पेरेंट्स को एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होगी। सपोर्ट सिस्टम फैमिली भी हो सकता है, सपोर्ट सिस्टम आपका थेरेपिस्ट हो सकता है, सपोर्ट सिस्टम इस तरह के प्रोग्राम जैसे हम अभी कर रहे हैं वो हो सकते हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तीसरा बात यह है कि मुझे मदद की जरूरत है, आई नीड हेल्प एज अ पेरेंट, आई नीड हेल्प, इस बात को कहने में, एक्सप्रेस करने में और रीच आउट करने में हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। हेल्प की जरूरत किसी को भी पड़ सकती है, किसी भी चीज के लिए जरूरत पड़ सकती है, रिलेशनशिप के लिए हो, बच्चों के लिए हो, पढ़ाई के लिए हो, अपनी खुद की पर्सनैलिटी को लेके हो, हेल्प की जरूरत हमेशा पड़ती है। तो हेल्प को कमजोरी ना देखते हुए रीच आउट जरूर करना चाहिए, चाहे फैमिली को करें, चाहे आप प्रोफेशनल्स को करें, थेरेपिस्ट को करें, टीम को करें, आ, कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स प्रोग्राम्स जिनसे एम्पावरमेंट मिलता हो उनको अपने पास रखें, उनको 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 स्टडी करें, उनको सुने। कहीं ना कहीं आत्मबल शक्ति एम्पावरमेंट मिलता है। यस बिल्कुल सर, आपने जो भी लास्ट में लाइंस बोली हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे आज के सेशन के लिए। सो सर, आज का सेशन हम यहीं पे फाइंड अप करें, क्योंकि मेरे सारे क्वेश्चंस तो ओवर हो गए हैं, और अभी जो आपने लास्ट में जो गाइडेंस दी है पेरेंट्स के लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए हम एक पड़ाव की भी यही कोशिश रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर करें, सो दैट जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं और पेरेंट्स हैं उनको अवेयरनेस हो पाए। श्योर, या तो थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल गाइडेंस विद अस, एंड आई होप कि ये सेशन हमारे पेरेंट्स के लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। absolutely, I hope so as well, and we'll look forward to seeing the program on the online mode. डेफिनेटली सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग अस, फॉर लिसनिंग अस। खुश रहिए, हंसते रहिए, स्माइल एंड पीस।